Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss Keshav and Bharti case. मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं BLLB या LLB के एग्ज़ाम की सेमेस्टर एग्ज़ाम में, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा यूनिक चैनल है जिसका नाम है हर घर इंग्लिश, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके लिए लेकर आए हैं और इससे आपको अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अंडरस्टूड? चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम आज जिस केस की बात करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि एक इस तरह का केस है कि इसके बगैर आपकी जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो अधूरी है। तो लिहाजा आप केशव एंड भारती केस के बारे में बहुत अच्छे से समझिए अब इस वीडियो में। अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि कैसे आपको लिखना है और कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सी हेडिंग इसमें मेंशन करनी है। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं केशव एंड भारती केस। टॉपिक का नाम भी मैंने यही लिखा है और ये पिक से आप हमेशा याद रखिएगा। पिक इसलिए मेंशन की जाती है क्योंकि पिक्चरें या जो इमेज होती है वो हमारे दिमाग में या हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टे करती हैं। इसलिए अब देखते हैं यहाँ पर द केशव एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। केशव एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है। इसको आप इस तरह से समझिए, ये अपने आप में एक बहुत ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री में ये मैटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न के साथ में लिया गया था। ये जो केस था, इसका जो डिसीज़न लिया गया वो आज भी अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क की तरह इसको याद किया जाता है। It established the basic structure doctrine which limits the power of parliament to amend the constitution. आगे कहा जा रहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा जो इसमें बात हुई वो हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की बात की गई, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी, जो संसद की संविधान संशोधन करने की एक शक्ति थी, उसको सीमित कर दिया गया कि संसद की शक्ति जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्योंकि अमेंडमेंट कर सकती है, तो उसकी जो एक बाउंड्रीज़ हैं वो तय कर दी गई थी इस केस के बाद से। बैकग्राउंड ऑफ द केस की बात करें कि केस क्या था, तो केस की अगर हम बात करेंगे उसके बैकग्राउंड ऑफ द केस की, तो इसमें स्वामी केशवानंद भारती जी थे जो कि केरल के एक एडनीर मठ के प्रमुख थे और केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को चुनौती दी गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि ये अधिनियम धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। जब इन्होंने अपील की तो इनको ये लॉजिक दिया गया या इनको ये आर्ग्यू किया गया कि अधिनियम उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और इन्होंने इस बात को लेकर के जब कहा कि जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इस बात को लेकर के इन्होंने क्या किया था, अपील की थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की और कहा कि इस अधिकार से मुझे आप वंचित नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे विचार किया और इसके अंदर विचार करने के बाद उसने आर्टिकल 368 के तहत संविधान में जो असीमित संशोधन की शक्ति थी उसको बाउंड्रीज तय कर दी। ये आपका केस था। अब हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। स्वामी केशवानंद भारती, द हेड ऑफ द एडनीर मठ इन केरला, चैलेंज द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 विच सॉट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो स्वामी केशवानंद भारती क्या थे, वो एक हेड थे एडनीर मठ के केरल में, जहाँ पर केरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 ने इनकी इस शक्ति को, या ये जो हेड थे वहाँ पर, इसे क्या किया, इसे इलीगल ठहराया। वे सॉट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी, और उन्होंने कहा कि इनको कोई अधिकार नहीं कि इस रिलीजियस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट को देखें क्योंकि ये इसके जो है स्वामी नहीं है। हिज पिटीशन आर्ग्यूड दैट द एक्ट वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट्स। अब क्या हुआ, इन्होंने पिटीशन दायर की। किसने? स्वामी केशवानंद भारती जी ने। जब भारती जी ने यहाँ पर पिटीशन दायर की तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है मेरे, इसका जो है कहीं ना कहीं आप मुझे क्या कर रहे हो, इसको वॉलेटेड कर रहे हो। आर्टिकल 14 मेरा राइट है कि मैं समानता का अधिकार रखता हूँ। आर्टिकल 19 मुझे
मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, और आर्टिकल 25 मुझे रिलीजन की फ्रीडम का अधिकार है। ये बात इन्होंने कह करके वहाँ पर आर्ग्यूमेंट किया। अब ड्यूरिंग दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एग्जामिन्ड वेदर पार्लियामेंट हैड अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इस केस के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जब सारी चीज़ें एग्जामिन कर ली तो उसने पार्लियामेंट को उसकी अनलिमिटेड पावर को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। यानी उसको जो शक्तियाँ थी, असीमित शक्तियाँ थी हमारे पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को संशोधित कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनकी बाउंड्रीज तय कर दी गई और कहा कि नहीं, इससे आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का जो राइट्स हैं, वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्पेशली, उनके अंदर आप किसी भी तरह से मतलब नहीं उनका उल्लंघन करेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इस तरह क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 के पार्लियामेंट की जो अनलिमिटेड पावर थी संशोधन करने की, उसको एग्जामिन किया जाने लगा। की इश्यूज़ क्या थे अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य मुद्दे ये थे कि कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को, चाहे वो मौलिक अधिकारी क्यों ना हो, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसको संशोधित कर सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को संसद जो है हमारी, जो पार्लियामेंट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, चाहे वो मौलिक अधिकारी क्यों ना हो, तो क्या उनको वो बदल सकती है, उनको संशोधित कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल की इश्यूज ये था। सेकंड क्या है, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा है। क्या ऐसा है कि पार्लियामेंट की जो संशोधन की शक्ति है, क्या उसके कोई बाउंड्रीज तय की गई हैं। नंबर थर्ड, डज द 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। अब हम थर्ड की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्या 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधनों से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, A 13 judge bench of the Supreme Court in a 7/6 majority ruled that सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी, मतलब पूरी बेंच थी जिसमें कि 13 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और 7/6 के बहुमत से फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डिसीजन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी पावर है, जिसमें कि मौलिक अधिकार भी शामिल है। पहला पॉइंट ये दिया। सेकंड, however it cannot alter or destroy the basic structure of the constitution। लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना को ना तो बदल सकती है और ना ही नष्ट कर सकती। ये बाउंड्रीज तय कर दी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट को ये शक्ति है कि हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल में भी कर सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी कर सकती है। लेकिन however it cannot alter or destroy the basic structure of the constitution। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आधारित ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ना तो ख़त्म कर सकती है, ना तो नष्ट कर सकती है, और ना ही किसी तरह का कोई चेंज या अल्टर कर सकती है। ये उसकी बाउंड्रीज तय कर दी गई। The basic structure includes principles like democracy, secularism, separation of power and judicial independence। मूल संरचना में कौन कौन सी बातें आती हैं ये हमें देखना है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी तो उसमें था डेमोक्रेसी की बात की, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का जो सेपरेशन है वो नहीं होना चाहिए, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत शामिल थे। मतलब इसमें क्या कहा गया कि मूल संरचना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत शामिल किए गए। तो बेसिक स्ट्रक्चर में तो यही चीज़ें हैं ना, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंसी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हैं। इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। अब इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस निर्णय का प्रभाव क्या हुआ, ये हमें देखना होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना पैराग्राफ की कहाँ पर क्या बाउंड्रीज इन्होंने तय कर दी। फिर इसकी इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड पार्लियामेंट पावर की जो पार्लियामेंट की जो पावर थी उसको लिमिटेड किया गया। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वे दैट अल्टर्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर।
तो संसद की शक्ति तो सीमित हुई और दूसरे नंबर पे संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे उसकी मूल संरचना ही बदल जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं बदल सकती। नंबर 2, स्ट्रेंथ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन को मजबूती मिली। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू जो है उसको स्ट्रेंथ दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स दैट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे संशोधनों को रद्द कर सकता है जो मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई कि आप ऐसे किसी भी संशोधन को रद्द कर दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा हो या इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेट किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप फ़ौरन ऐसे संशोधन को सुप्रीम कोर्ट से बदल सकती है। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए। ठीक है, द रूलिंग रिस्ट्रिक्टेड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीली विच लेड टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर। मीन्स इस निर्णय ने जो गवर्नमेंट की संविधान में स्वतंत्रता रूप से संशोधन करने की क्षमता को सीमित कर दिया। मतलब क्या हुआ, इस डिसीजन से सरकार की जो संविधान में एक फ्रीडम थी कि हाँ वो संशोधन कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी को उसने लिमिटेशन दे दी, बाउंड्रीज तय कर दी। अब इससे क्या हुआ कि जो जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर, मतलब इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव की अगर हम बात करें तो जो इंदिरा गांधी जी थी, मतलब उनका समयकाल था, वो वही पीएम थी उस टाइम पर। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव हुआ था, जिससे विशेषकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव भी हुआ था। इसके राजनीतिक परिणाम ये हुए थे क्योंकि सरकार ने क्या किया था, पार्लियामेंट की जो एक कैपेसिटी थी अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको उसने बाउंड्रीज तय करके बताया कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, अमेंडमेंट करिए लेकिन बाउंड्रीज तय करते हुए। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दो फिर अमेंडमेंट्स के साथ में। तो ये सारी चीज़ों को रोका गया और जिससे क्या हुआ था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। This case remains a landmark in a constitutional law, ensuring that India's democracy and core principle remain protected from arbitrary changes. ये मामला आज भी संवैधानिक कानून में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि एक लैंडमार्क केस है, तो एक मील का पत्थर साबित हुआ था जो कि ये सुनिश्चित करता है कि भारत का लोकतंत्र, उसके मूल सिद्धांत मनमाने बदलावों से सुरक्षित रहें। इसकी वजह क्या थी कि कोई भी पार्लियामेंट में मान लीजिए अगर इस तरीके से होता तो फिर तो बेसिक स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करके वो कुछ से कुछ बना सकते थे, अपनी सुविधाओं के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को वहीं पर रोक दिया गया था और इस केस से फिर यही हुआ था कि ये सुनिश्चित किया गया कि भारत का जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है उसके मूल सिद्धांत को मनमाने बदलाव से सुरक्षित रखा जा सके ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकें मनमाने ढंग से अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करता है। अंडरस्टूड? ये था आपका केशवानंद भारती केस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से इसके आंसर को प्रिपेयर करिए जिस तरह से यहाँ पर हेडिंग मेंशन की गई है। वो हेडिंग अगर आप डालते हैं और डालने के बाद आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, चलिए इसी के साथ अब मैं यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। अंडरस्टूड? अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल की वीडियोस से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।